Hello students and all the viewers, welcome to the my educational channel। आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं वेक्टर्स का टॉपिक लेकर आया हूं और आज के वेक्टर्स के इस लेक्चर में मैं आपको वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करके आप देखेंगे और इसके नोट्स आप खुद से ज़रूर बनाएंगे। जब तक आप इसके नोट्स को नहीं बनाते हैं तो आप वेक्टर्स के टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आज का सबसे पहला टाइप यूनिट वेक्टर का आता है। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर्स को कहते हैं जिसके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, 1 यूनिट होते हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर चाहे वह किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है तो ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं एनी वेक्टर whose magnitude is 1 यूनिट। ठीक है, कोई भी वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होंगे, चाहे वह किसी भी डायरेक्शन में हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं एक वेक्टर है ए इज ए वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर है जिसका नाम वेक्टर ए है और इस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। ठीक है, तो देन यहाँ पर यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस एक को ही हम लिखेंगे लेकिन इसके एबव हम एरो हटाकर एक कैप लगाएंगे। ठीक है, किसी भी वेक्टर के नाम के ऊपर अगर एरो के जगह पर कैप लगा हुआ होता है तो उसे यूनिट वेक्टर्स हम जानते हैं। तो यह एक यूनिट वेक्टर है और देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। ठीक है, इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर यह डायरेक्शन ईस्ट है और यह नॉर्थ है, और यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं यह एक वेक्टर है, यह वेक्टर ए। ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 4 यूनिट्स है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है, मतलब 1 2 3 4। इसके इच यहाँ पर इच यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर 1 2 3 4 यूनिट मिलकर यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड 4 यूनिट हो रहे हैं। तो अगर हम इसके एक यूनिट के बराबर एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करें और इस पर हम इस तरह से एरो लगा दें ताकि इस वेक्टर का डायरेक्शन और वेक्टर ए का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, तो इस तरह से हम जानते हैं कि इसके एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि इसके 4 यूनिट मिलकर 4 यूनिट्स यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस वेक्टर का यहाँ पर अब मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा और चूंकि यह वेक्टर ए के डायरेक्शन में है इसलिए इस वेक्टर का नाम हम ए कैप, यानी कि यह एक यूनिट वेक्टर है वेक्टर ए के डायरेक्शन में। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं एक वेक्टर है बी, और अगर हम मान लेते हैं बी का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स, तो इसके एक यूनिट के बराबर अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर अगर हम एरो लगाते हैं इस तरह से कि यह वेक्टर और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम है, तो इस कंडीशन में जानते हैं इसका 2 मिलकर इसके मैग्नीट्यूड को 2 यूनिट्स बनाता है, तो इसका एक यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट होगा। तो इस तरह से यह लेंथ 1 यूनिट के बराबर होगा और चूंकि इसका डायरेक्शन वेक्टर बी के डायरेक्शन में है तो इस वेक्टर का नाम वेक्टर बी कैप होगा, मतलब यह वेक्टर वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ कर दें
सी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लेट कर लें सी का मैग्नीट्यूड फिर से 3 है, तो सी का मैग्नीट्यूड अगर 3 है तो इसके यह 3 यूनिट के लेंथ मिलकर 3 होते हैं। तो यानी कि इसका एक यूनिट अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो उसका लेंथ का वैल्यू 1 यूनिट होगा। तो इसके एक यूनिट के बराबर हम यहाँ पर एक लेंथ यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनाते हैं और इसमें एरोहेड इस तरह से लगाते हैं कि यह वेक्टर और यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म होगा उसका डायरेक्शन इक्वल होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं यह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, लेकिन यह वेक्टर सी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वेक्टर का नाम सी कैप होगा। मतलब यह एक यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर सी के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वेक्टर ए कैप, वेक्टर बी कैप, वेक्टर सी कैप, ये तीनों ही वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होते हुए भी सारे के मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 यूनिट हैं। तो यूनिट वेक्टर का यही खासियत होता है कि वह किसी भी डायरेक्शन में हो बट उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 यूनिट होता है, ठीक है। ये आपको मतलब याद रखना है। मतलब ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालें या बी कैप का मैग्नीट्यूड निकालें या सी कैप का मैग्नीट्यूड निकालें या किसी भी वेक्टर जिसका एरो की जगह पर कैप लगा हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट था। आज का वेक्टर का दूसरा टाइप कॉलिनियर वेक्टर है, ठीक है। कॉलिनियर वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर कहलाते हैं जब वो सारे वेक्टर्स किसी एक लाइन के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो हम इसे डिफाइन करेंगे 2 or more than 2 vectors, 2 or more than 2 vectors which are parallel to the same line। 2 or more than 2 vectors जो किसी एक फिक्स्ड लाइन के हमेशा पैरेलल होंगे तो वो ये सारे वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम ये मान लेते हैं एक लाइन है, लाइन के डायग्राम को आप पहचानते होंगे कि इसमें 2-2 एरोहेड लगा होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। इस वेक्टर को हम मान लेते हैं वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, यह वेक्टर सी है और यह वेक्टर ई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक वेक्टर और हम ड्रॉ कर लेते हैं पी। तो यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर ई, ये 4 वेक्टर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जो कि इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये चारों वेक्टर यहाँ पर कॉलिनियर वेक्टर होंगे, चारों वेक्टर आपस में कॉलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, जबकि यहाँ पर पी इस वेक्टर के पैरेलल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर बी, ये 4 वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर कहलाएंगे आपस में। मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर बी आर कॉलिनियर वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और आपको दिखाई दे रहा होगा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, इन दोनों के डायरेक्शन सेम है। उसी तरह से वेक्टर सी एंड वेक्टर ई जो कि कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, इनके भी डायरेक्शन सेम है। तो 2 वेक्टर अगर कॉलिनियर वेक्टर होंगे तो उनके डायरेक्शन सेम हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर वेक्टर ए और वेक्टर ई को देखेंगे तो इन दोनों के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हैं। उसी तरह से बी एंड सी के डायरेक्शन भी जस्ट अपोजिट हैं। तो कंक्लूजन हमें यह निकलता है कि 2 वेक्टर अगर कॉलिनियर वेक्टर होंगे तो उनके डायरेक्शन या तो एग्जैक्टली सेम होंगे या जस्ट अपोजिट होंगे। और जब 2 वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर होंगे और उनके डायरेक्शन सेम होंगे तो इस केस में उन दोनों वेक्टर को लाइक वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। और जब 2 वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर्स होंगे और इनके डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो इस केस में इस तरह के वेक्टर्स को अनलाइक वेक्टर्स कहा जाता है। तो इसे हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो लाइक और अनलाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स मतलब 2 कॉलिनियर वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन सेम होंगे, लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। और 2 कॉलिनियर वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो
इस केस में ये दोनों वेक्टर अनलाइक वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो लाइक वेक्टर्स टू कॉलिनियर वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। टू कॉलिनियर वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी एंड दूसरा वेक्टर सी एंड वेक्टर ई, इन दोनों पेयर में जो वेक्टर हैं ये आपस में लाइक वेक्टर्स हैं, ठीक है। उसी तरह से अनलाइक वेक्टर्स मतलब दो कॉलिनियर वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो इसे हम डिफाइन करते हैं टू कॉलिनियर वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। जैसे यहां पर वेक्टर ए एंड वेक्टर ई एंड दूसरा पेयर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, यह दोनों पेयर में जो वेक्टर हैं ये आपस में अनलाइक वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी अगर कॉलिनियर वेक्टर्स हैं तो या तो वो दोनों लाइक वेक्टर होंगे या दोनों अनलाइक वेक्टर होंगे, मतलब दोनों के डायरेक्शन सेम हो सकते हैं या डायरेक्शन अपोजिट हो सकते हैं। बट हर कंडीशन में ये चारों वेक्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल नज़र आ रहे हैं। तो जो भी वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर्स होते हैं उसे पैरेलल वेक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। जब वेक्टर कॉलिनियर वेक्टर्स होते हैं तो उसे पैरेलल वेक्टर्स भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा वेक्टर हम जीरो वेक्टर को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जीरो और नल वेक्टर, ठीक है। जीरो या नल वेक्टर, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो एनी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसे जीरो या नल वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। हम जानते हैं एक लाइन सेगमेंट जो कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है उसका लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। अब कंसीडर करें एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम पॉइंट पे है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसका लेंथ जीरो हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं यह वेक्टर, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट ए टर्मिनल पॉइंट बी है, ठीक है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कुछ न कुछ होगा। मतलब यहाँ पे वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं एक वेक्टर है हमारे पास जिसका इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट दोनों ही सेम है, तो आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट जिसका इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही जगह है तो उस लाइन सेगमेंट का लेंथ जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे ए से बी के बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। बट यहाँ पे ए और बी दोनों पॉइंट तो सेम ही जगह पर है, मतलब दोनों ए ही है। तो इस केस में इस लाइन सेगमेंट का लेंथ जीरो होगा और यह वेक्टर इस केस में इसके मैग्नीट्यूड जीरो होंगे, क्योंकि जानते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट के लेंथ के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस वेक्टर को अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड मतलब ए जीरो होगा। और अभी हमने तुरंत जाना है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे जीरो या नल वेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से यह वेक्टर नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से अगर हम एक दूसरा वेक्टर लें बी जिसमें फिर से एक बार इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो इसका भी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यह एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम है, फिर से इसका लेंथ जीरो होगा। तो यह वेक्टर भी नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कंक्लूजन हमारे पास अब यह है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो
उस कंडीशन में वह वेक्टर जीरो या नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका सिंबल फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, नल वेक्टर के लिए जो सिंबल फिक्स कर दिया गया है वह है यह सिंगल लेटर ओ और इसके ऊपर एरो। आप याद रखिएगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है अगर सिंगल लेटर से। ठीक है, तो यह एक सिंगल लेटर है इंग्लिश का और यह लेटर ओ है और इसके ऊपर एरो है। तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स में आपको नल वेक्टर के लिए सिंबल फिक्स कर दिया गया है ओ, इसके ऊपर एरो। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ओ इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। ठीक है, एंड ए वेक्टर, बी वेक्टर या सी वेक्टर, इसके अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, अब जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन, जो भी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर होता है इसका एक यूनिक डायरेक्शन होता है। जो भी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर होता है, जैसे अगर हम मान लें यह ईस्ट है या नॉर्थ है, तो अगर एक वेक्टर है हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर, तो यह एक नॉन जीरो वेक्टर है चूँकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका हमेशा एक यूनिक डायरेक्शन होगा। देख सकते हैं इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट है, मतलब एक ही डायरेक्शन है। उसी तरह से अगर हम एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू, तो यह भी एक नॉन जीरो वेक्टर है, इसका भी डायरेक्शन यूनिक है। यूनिक मीन्स एग्जैक्टली वन डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर टुवर्ड्स नॉर्थ है। लेकिन क्या हम एक नल वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइंड कर सकते हैं? नहीं। नल वेक्टर चूँकि जानते हैं इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, यहाँ हम देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट ए से एक्सटेंशन बी तक गया है और ए से जो एक्सटेंशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है यह वेस्ट से ईस्ट की ओर गया है, इसलिए इसका एक डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम ए यह वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर ए, तो यहाँ पर तो एक्सटेंशन हुआ ही नहीं है। तो एक्सटेंशन होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ गए हैं या नॉर्थ से साउथ की तरफ गए हैं, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में गए हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक्सटेंशन हुआ ही नहीं है, तो इसलिए जीरो या नल वेक्टर का डायरेक्शन सर्टेन नहीं होता है, उसका कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। एक्चुअल में जीरो वेक्टर के डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है कि इट हैज़ इन्फिनाइट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जीरो वेक्टर हैज़ नो सर्टेन और फिक्स्ड डायरेक्शन। जीरो वेक्टर का कोई भी सर्टेन या फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। एक्चुअली इट हैज़ इन्फिनाइट डायरेक्शन, एक्चुअली इट हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि जीरो वेक्टर का कोई भी यूनिक डायरेक्शन नहीं होता है, इसके डायरेक्शन हमेशा इन्फिनाइट डायरेक्शन कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, और जीरो वेक्टर को सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर ओ एरो। अगर इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि यह एक नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो यह जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वेक्टर का टाइप हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स, सॉरी कोइनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट वेक्टर्स का टाइप्स हमारे पास है कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं जब उनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं। तो इसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं, टू और मोर देन टू वेक्टर्स। टू और मोर देन टू वेक्टर्स with same initial point
ठीक है। एक ही समय में दो या दो से अधिक वेक्टर अगर सेम इनिशियल पॉइंट उनके हैं तो ये सारे वेक्टर्स कोइनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने 4 वेक्टर्स को ड्रॉ किया है और ये चारों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट ए पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों वेक्टर आपस में कोइनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। एकमात्र कंडीशन है कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर एक समय में आपको दिखना चाहिए और ये सारे वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट लेकिन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर यह चारों वेक्टर्स कोइनिशियल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए पी जिसका इनिशियल पॉइंट ए है, उसी तरह से वेक्टर ए क्यू, वेक्टर ए एन एंड वेक्टर ए आर और कोलिनियर वेक्टर्स, सॉरी कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर्स। जैसा कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है एक वर्ड कोइनिशियल, मतलब इनिशियल पॉइंट को मतलब एक जगह होता है। तो इस तरह के वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। इसके डायरेक्शंस सेम भी हो सकते हैं और मैग्नीट्यूड सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से इसे कोई लेना देना नहीं है, बट इसके एक ही कंडीशन है कि जितने भी वेक्टर्स कोइनिशियल वेक्टर्स हैं इनके सारे के इनिशियल पॉइंट सेम होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर्स। तो यह भी 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स कोटर्मिनस वेक्टर्स कहलाते हैं जब उनके टर्मिनल पॉइंट सेम पॉइंट पे होते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक वेक्टर कोटर्मिनस वेक्टर कहलाएंगे जब उनके टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे। तो इसे डिफाइन कर देते हैं, 2 or more than 2 vectors with same terminal point, ठीक है। इसे डायग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस टर्मिनल पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर ए आर एंड पी, तो यहाँ पर यह 3 वेक्टर आर ए एन ए एंड पी ए, इन तीनों वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट ए पर लाई कर रहा है। तो इस तरह से यह तीनों वेक्टर को टर्मिनस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर एन ए, जिसमें जानते हैं जब हम 2 लेटर से वेक्टर्स के नेम को लिखते हैं तो सेकेंड लेटर मतलब जो लेटर बाद में आता है वो वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट कहलाते हैं और फर्स्ट लेटर इनिशियल पॉइंट कहलाता है। तो वेक्टर एन ए, वेक्टर पी ए एंड वेक्टर आर ए। आप देख सकते हैं इन तीनों वेक्टर्स के नेम में जो टर्मिनल पॉइंट है वह ए है, मतलब ये तीनों वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम है। इस तरह से यह तीनों वेक्टर कोटर्मिनस वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर आपको देने जा रहे हैं जिसमें आप इस एग्जांपल में आप खुद से पता करके लिखेंगे कि कौन से पेयर्स वेक्टर्स के लाइक वेक्टर्स हैं, अनलाइक वेक्टर्स हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स हैं एंड कोटर्मिनस वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसे आपको बताना है। ए पी एन, इस पॉइंट का नाम एन है, इसका पी है, इसका क्यू है, ठीक है। ये ए आर, ए टी, यहाँ पे मान लेते हैं यह बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर
भी। इसे हम एज्यूम कर लेते हैं जे, इसे एज्यूम कर लेते हैं जेड एक्स। और इसे हम मान लेते हैं डी। ठीक है, तो इस फिगर में आपको वो सारे वेक्टर्स मालूम करने हैं जो लाइक वेक्टर्स भी हैं, अनलाइक वेक्टर्स भी हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स भी हैं और कोटर्मिनस वेक्टर्स हैं और कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें यह वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर है और यह वेक्टर, मतलब यह 3 वेक्टर यहाँ पे कोइनिशियल वेक्टर हैं। उसी तरह से यह वेक्टर, यह वेक्टर, यह वेक्टर, यह वेक्टर। ठीक है, ये 4 वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं या यह वेक्टर, ये 4 वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं या तो डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये 4 वेक्टर के नेम को आप लिखकर कह सकते हैं कि ये सारे वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। और अगर हम देखा जाए तो यह वेक्टर और यह वेक्टर जिनके डायरेक्शन अपोजिट हैं तो यह अनलाइक वेक्टर होंगे। उसी तरह से यह वेक्टर और यह वेक्टर दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इस कंडीशन में इन दोनों वेक्टर को हम लाइक वेक्टर्स कह सकते हैं। उसी तरह से अगर हम यह वेक्टर ax एंड वेक्टर px डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर्स हैं। तो आप इसमें ढूंढ करके इस क्वेश्चंस को खुद से बनाएंगे कि इसमें आपको ऑल लाइक वेक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से हैं उसके नाम लिखना है। मतलब पेयर या जो भी पेयर होगा या 3 का पेयर होगा, जैसा भी होगा आप इन सारे को यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा ऑल अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। तीसरा कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स। और फोर्थ कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर्स। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, आप खुद से इसे करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वेक्टर के टाइप, जिसे कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स होने के लिए मिनिमम 3 वेक्टर आपके पास होने चाहिए। अब 3 या 3 से अधिक वेक्टर्स अगर आपको दिए गए हैं और अगर वो सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो यह 3 या 3 से अधिक वेक्टर आपस में कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। 2 वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं तब आपको इसे समझाएंगे। तो 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स, 3 or more than 3 vectors which lie in same plane। ठीक है, 3 और 3 से अधिक वेक्टर अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो ये तीनों वेक्टर्स या 3 से अधिक वेक्टर आपस में कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। आपको याद रखना है कि 2 वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर और ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, क्योंकि कोई भी 2 वेक्टर होगा। जैसे अगर मान लेते हैं ये 2 कलर का 2 चौक है, अगर हम इसे इस तरह से रखेंगे तो ये हमेशा किसी न किसी एक ही प्लेन में आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हम जानते हैं एक पेज, एक कॉपी का पेज या एक कॉपी का कवर से हम इस तरह से इसे यहाँ पर लाएंगे कि यह दोनों एक ही पेज पे आ जाएगा। अगर हम इसे यहाँ भी लाते हैं या ऐसे रखते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको इसके पीछे एक कॉपी का पेज लाकर इस तरह से सेट कर सकते हैं कि यह दोनों उसी पेज पे लाई करेंगे। ठीक है, चाहे इस तरह से घुमा दें या ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, किसी भी तरह से हमेशा एक पेज हम यहाँ पर ला सकते हैं जिसके चलते ये दोनों एक ही पेज पर आ जाएंगे और यह 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। लेकिन 3 वेक्टर होने के लिए, जैसे यह 2 वेक्टर अभी हमारे हाथ में है, मतलब यह हमारे
हाथ में, मतलब एक प्लेन में है, और इसे अगर हम यहाँ रख देते हैं तो जानते हैं यह तो हमारे हाथ में मतलब एक प्लेन में है, लेकिन यह तीसरा बाहर है। इसलिए 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। और 3 वेक्टर या 3 से अधिक वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर तभी होंगे जब वह एक प्लेन में लाई करेगा। तो जैसे यह जो हमारा बोर्ड है यह एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें हम जो भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे 3, 4, 5 यह सब के सब इसी बोर्ड पे होंगे, और इस तरह से ये सारे वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ये, ठीक है। तो इस बोर्ड में हम जितना भी वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे सब के सब इसी बोर्ड पे होंगे, मतलब इसी बोर्ड पे लाई करेंगे, और यह बोर्ड एक प्लेन का एग्जांपल है। तो ये सारे वेक्टर्स अगर हम यहाँ पे वेक्टर ए लिखें, वेक्टर बी लिखें, वेक्टर सी लिखें, वेक्टर ई लिखें, वेक्टर पी लिखें, वेक्टर क्यू लिखें, तो ये सारे वेक्टर्स जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर, ये सारे वेक्टर्स फिलहाल कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक वेक्टर कोप्लेनर होने के लिए कंडीशन है कि वो एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। अब फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स कोई भी वेक्टर्स जो मूव करता है, स्पेस में मूव करता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, लेकिन अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है तो वह बहुत सारे पॉइंट से गुजरेगा, और हर एक पॉइंट पे वो वेक्टर हमेशा अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेंटेन करके रख पाता है। तो इस तरह का कोई भी वेक्टर अगर है तो वह वेक्टर फ्री वेक्टर्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे इस चौक को अगर हम एक वेक्टर एज्यूम करें और इसे हम कभी यहाँ ले जाते हैं, कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी इस तरह से नीचे ले जाते हैं, या इस तरह से अगर हम इसे रोटेट कराते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके डायरेक्शन को हमेशा, अगर इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है तो टुवर्ड्स वेस्ट है, और अगर हम इसे घुमा रहे हैं इस तरह से तब भी ये हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में है। और इसका लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो यह 10 सेंटीमीटर से ना तो ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है जब हम इसे मूव करा रहे होते हैं तब भी। तो इस तरह के वेक्टर्स जो कि स्पेस में एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं और कई पॉइंट से गुजरते हैं, मतलब इन्फिनाइट पॉइंट से गुजरते हैं, बट हर एक पॉइंट पे वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, तो इस तरह के वेक्टर फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं कि एनी वेक्टर which moves in space but it maintains its magnitude and direction at every point, ठीक है, तब यह वेक्टर फ्री वेक्टर्स कहलाएगा, ठीक है। कोई भी वेक्टर अगर स्पेस में एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है या हमेशा मूव करता हुआ ही रहता है, लेकिन हर एक पॉइंट जहाँ से वह गुजरता है वहाँ पर वह अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मेंटेन करके रखता है, मतलब चेंज होने नहीं देता है, तो इस तरह के वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं। तो फिजिक्स में जितने भी वेक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे उसमें से 99% वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स के कैटेगरी में ही आते हैं, उसे फ्री वेक्टर्स ही एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि अगर हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं स्टडी करने के लिए तो फिर हम उसे रीड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लेंथ और उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देंगे। जैसे एक एग्जांपल को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं यह वेक्टर ए बी है और इसका एक दूसरा नाम ए है, और इसे हमें कहीं दूसरे जगह ले जाना होगा। इसी बोर्ड पे अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अगर हम इसे यहाँ लाते हैं तो यहाँ हम इसी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, यह लाइन सेगमेंट जो हमने ड्रॉ किया है यह लगभग ए बी के बराबर है और इसके पैरेलल भी दिख रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एरो हेड इसके ऊपर वाले पोर्शन पे है, तो यहाँ पर अगर हम एरो हेड लगा देते हैं तो यह वेक्टर यहाँ पर
एक फ्री वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह हो सकता है कि यह सबसे पहले यहाँ नीचे आया होगा, फिर ऐसे गया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर इस तरह से गया होगा, अल्टीमेटली यह नीचे आकर यहाँ पर रुक गया होगा। तो यहाँ से इस तरह से अगर यह चौक को अगर हम इस तरह से मूव करा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से मूव करते हुए अगर यह जा रहा है तो इसका ना तो लेंथ चेंज हो रहा है और ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसी वेक्टर के साथ ऐसा ही हुआ होगा कि यह इस प्लेस से इस प्लेस तक आया होगा और हर पॉइंट पर यह अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं किया होगा, मतलब दोनों को मेंटेन करके रख पाया होगा। तो यह एक फ्री वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आने पर भी यह वेक्टर ए को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वेक्टर ए बी। तो फ्री वेक्टर्स के यह खासियत होते हैं कि हम उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके और कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं जो हम आगे यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे यह दो फ्री वेक्टर हैं, एक वेक्टर, यह वेक्टर ए मान लेते हैं, यह वेक्टर बी है। अब यह दो फ्री वेक्टर्स हैं, फ्री वेक्टर्स। अब हमें इसे रीलोकेट करना है या रीएडजस्ट करना है इस तरह से कि यह दोनों कोइनिशियल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसे हम रीलोकेट करते हैं इस तरह से, इस वेक्टर के बराबर हमने यहाँ पर इसके पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट करके इस वेक्टर को यहाँ पर ले आया। अब इसे भी हम यहाँ पर इस तरह से लाएंगे और इसके बराबर लेंथ को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और यह लगभग पैरेलल है और यह वेक्टर बी है। तो आप देख सकते हैं कि यह दोनों वेक्टर जो कि फ्री वेक्टर था रीएडजस्टेड होकर इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो गया है कि इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम प्लेस पे आ गया है। अब यह कोइनिशियल वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है, कोइनिशियल वेक्टर्स। उसी तरह से हम इसे कोटर्मिनस वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से रीलोकेट कर सकते हैं या रीएडजस्ट कर सकते हैं कि यह कोइनिशियल के साथ साथ कोटर्मिनस वेक्टर में भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए फिर से हम इसके बराबर एक डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर, ठीक है, और यह, तो यह वेक्टर जानते हैं, यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है। लेकिन आप देख सकते हैं इस कंडीशन में यह दोनों वेक्टर इस तरह से रीएडजस्ट हुआ है कि दोनों का टर्मिनल पॉइंट सेम प्लेस पे आ गया है। तो बिकम्स कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर्स, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम उसे रीएडजस्ट करके कोइनिशियल वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर्स या और भी बहुत कुछ में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर है हमारा इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और यह दोनों वेक्टर फ्री वेक्टर होते हैं, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा इक्वल्स होते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको कि दो वेक्टर्स और ये दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हों। जैसे एक वेक्टर अगर फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स है, एक वेक्टर अगर एक्सेलरेशन है तो दूसरा भी एक्सेलरेशन ही होना चाहिए। तो दो वेक्टर्स जब सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हों और यह दोनों वेक्टर फ्री वेक्टर्स हों और इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में इक्वल हो, इस कंडीशन में यह दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि टू फ्री वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स सेम फिजिकल क्वांटिटी which have same magnitude and same sense of direction, ठीक है।
इस कंडीशन में यह दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं यह वेक्टर ए बी, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं यहाँ पर वेक्टर पी क्यू। यह दो वेक्टर आप देख सकते हैं कि दोनों की लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल हैं, दोनों के डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन दोनों का सेम है। अगर इधर हम ईस्ट मानते हैं, इधर वेस्ट मानते हैं, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर वेक्टर ए बी का डायरेक्शन है और ईस्ट से वेस्ट की ओर वेक्टर पी क्यू का भी डायरेक्शन है। ठीक है, और अगर हम इसे मान लेते हैं कि यह फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और यह भी फोर्स को, तो यह दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के ही वैल्यू हैं, लेकिन यह फ्री वेक्टर्स हैं, तो मतलब यह स्पेस में कहीं भी जा सकते हैं। और जानते हैं फ्री वेक्टर्स का यह नेचर होता है कि अगर वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है तो वह इन्फिनाइट पॉइंट से गुजरता है और हर एक पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहता है, तो यह कहीं भी जाएगा दोनों, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो अब यह दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम है, तो यह दोनों वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों वेक्टर्स जो कि इक्वल वेक्टर्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले दोनों के नेम को लिखते हैं, वेक्टर ए बी, वेक्टर पी क्यू, और बीच में इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। जब दो वेक्टर इक्वल्स होते हैं तो दोनों वेक्टर्स के नेम को लिखकर बीच में इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत मिल जाता है कि जब दो वेक्टर इक्वल्स होंगे तो पहला इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दूसरा दोनों का सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। ठीक है, जब भी दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हों तो आपके दिमाग में यह दो इन्फॉर्मेशन तुरंत आ जाना चाहिए कि इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और इनके डायरेक्शन भी सेम होंगे। ठीक है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 न्यूटन है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। ऐसा नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड होगा तो यह तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वेलोसिटी फोर्स के इक्वल नहीं हो सकता है। फोर्स के इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। ठीक है, और दो इक्वल वेक्टर्स हमेशा फ्री वेक्टर्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो वेक्टर्स के इतने टाइप्स आपको आपके सिलेबस में पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर्स आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।